आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और आजकल चर्चा में रहने वाले स्वास्थ्य विषय पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे एक श्रोता के भेजे गए स्रोतों से निकला है, अवरोधक उपवास। आपने भी सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग या आईएफ। हाँ, तो इन डॉक्यूमेंट्स वगैरह में इसके फायदे भी बताए हैं और कुछ संभावित नुकसान भी। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों को थोड़ा खंगालें, समझें कि ये आखिर है क्या भला, इसके पीछे का साइंस क्या कहता है, और हाँ, किसके लिए ठीक हो सकता है, किसके लिए नहीं। काफ़ी कुछ है जानने को इन सोर्सेज में। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये अवरोधक उपवास या इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है असल में, क्योंकि सुनने में तो लगता है बस बीच बीच में भूखे रहो। क्या इतना ही सिंपल है ये? ये अच्छा सवाल है क्योंकि नाम से शायद पूरी बात समझ ना आए। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ भूखे रहना नहीं है। असल में इन स्रोतों के हिसाब से देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग खाने का कोई खास टाइप नहीं है, बल्कि खाने के टाइम का पैटर्न है। मतलब इसमें आप अपने दिन को या हफ्ते को बांटते हैं, एक खाने का समय जिसे ईटिंग विंडो कहते हैं और एक उपवास का समय यानी फास्टिंग विंडो। तो फोकस इस पर है कि आप कब खाते हैं। हालांकि ये भी जरूरी है कि आप क्या खाते हो, वो बात अलग है। अच्छा, तो ये टाइमिंग का खेल है। तो स्रोत क्या इसके कुछ अलग-अलग तरीकों के बारे में बताते हैं? क्योंकि मैंने सुना है इसके कई तरह के वर्जन्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ जो सबसे आम तरीके हैं उनका जिक्र करते हैं। एक तो है 16-8 मेथड। ये शायद सबसे पॉपुलर भी है आजकल। इसमें आप दिन के 16 घंटे फास्ट करते हैं और बाकी के जो 8 घंटे हैं उसी विंडो में आप अपना सारा खाना खाते हैं। ओके, जैसे दोपहर 12 से रात 8 बजे तक खा लिया, बाकी टाइम कुछ नहीं। क्लियरिंग ना हो। हम्म। फिर एक और तरीका है 5-2 डाइट। इसमें आप हफ्ते में 5 दिन तो नॉर्मल खाते हैं और बाकी 2 दिन जो लगातार नहीं होने चाहिए, उन दिनों में कैलोरीज बहुत कम कर देते हैं। मान लीजिए बस 500-600 कैलोरीज पूरे दिन में। अच्छा। और भी तरीके हैं जिनका जिक्र स्रोतों में मिलता है, जैसे ऑल्टरनेट डे फास्टिंग यानी एक दिन खाना एक दिन उपवास, या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार पूरे 24 घंटे का उपवास। पर सबका मेन आइडिया यही है कि बॉडी को लगातार खाना पचाने के काम से थोड़ा ब्रेक दिया जाए। समझ गया। तो ये सिर्फ कैलोरी घटाना नहीं है, बल्कि बॉडी को एक रेगुलर रेस्ट देने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। अब आते हैं उस पार्ट पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा ध्यान गया है लोगों का, इसके संभावित फायदे, हेल्थ बेनिफिट्स। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि दावे तो बड़े दिलचस्प लगते हैं, जैसे वजन कम करने में मदद, ब्लड शुगर को बेहतर कंट्रोल करना, डाइजेशन ठीक होना, और यहाँ तक कि हार्ट हेल्थ और शायद ब्रेन के लिए भी फायदे बताए जाते हैं। क्या इन बातों में दम है? स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, स्रोत इन संभावित लाभों की लिस्ट तो देते हैं और ये सच है कि इन पर आजकल काफी रिसर्च और चर्चा हो रही है। वजन घटाने की बात करें तो एक तो सीधा लॉजिक है। जब आप खाने का टाइम लिमिट करते हैं तो अक्सर आप ओवरऑल कम कैलोरीज खाते हैं। हाँ, वो तो है। 16 घंटे भूखे रहेंगे तो बीच की स्नैकिंग तो बंद ही हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि बात सिर्फ कैलोरी की नहीं है। जब आप फास्ट करते हैं तो बॉडी में हार्मोन्स बदलते हैं। जैसे इंसुलिन का लेवल कम होता है, जो फैट स्टोरेज से जुड़ा है, और फैट बर्न करने वाले हार्मोन जैसे नॉरपेनेफ्रिन, उनका लेवल बढ़ सकता है। तो ये बॉडी को एनर्जी के लिए जमा फैट इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कम खाने का मामला नहीं, बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म पर भी असर डालता है। और वो ब्लड शुगर कंट्रोल वाली बात, डायबिटीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये तो बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कुछ स्टडीज में आईएफ से इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब शरीर इंसुलिन के प्रति कितना संवेदनशील है, उसमें सुधार देखा गया है। जब बॉडी इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है तो वो ब्लड शुगर को सेल्स में बेहतर तरीके से भेज पाती है। इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को कम करने में मददगार हो सकता है। लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि इस एरिया में अभी और लंबे समय तक चलने वाले पुख्ता रिसर्च की जरूरत है, और जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल भी नहीं ट्राई करना चाहिए। हाँ, ये सावधानी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, पाचन और हार्ट हेल्थ के बारे में क्या जानकारी मिलती है स्रोतों से? क्या उपवास से डाइजेस्टिव सिस्टम को वाकई आराम मिलता है? हाँ, कुछ हद तक। स्रोत इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम को लगातार काम नहीं करना पड़ता तो उसे एक तरह से आराम और खुद को रिपेयर करने का मौका मिलता है। कुछ लोग बताते भी हैं कि इससे उन्हें ब्लोटिंग या इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम में कमी महसूस हुई।
और हार्ट हेल्थ? हार्ट हेल्थ के लिए स्रोत बताते हैं कि आईएफ वजन कम करने में मदद कर सकता है, ब्लड प्रेशर सुधार सकता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उन्हें कम कर सकता है। ये सभी हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ शुरुआती संकेत सेलुलर लेवल पर भी मिलते हैं, जैसे ऑटोफैगी नाम की प्रक्रिया। ऑटोफैगी है, वो क्या है? हाँ, ऑटोफैगी मतलब जिसमें सेल्स अपने पुराने डैमेज्ड पार्ट्स को साफ करती हैं। ये प्रक्रिया फास्टिंग से एक्टिवेट हो सकती है। हालांकि ये इंसानों में किस हद तक होता है और इसके लॉन्ग टर्म फायदे क्या हैं, इस पर अभी और रिसर्च चल रही है। पर यहाँ फिर वही बात दोहराना जरूरी है जो स्रोत भी कहते हैं, ये सब संभावित लाभ हैं, पोटेंशियल बेनिफिट्स। मतलब गारंटी नहीं है। बिल्कुल, ऐसा जरूरी नहीं कि ये हर किसी को मिले ही। रिजल्ट बहुत कुछ आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आप खाने के समय में क्या खाते हैं और आप कौन सा आईएफ मेथड अपना रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था कि ये सब संभावित हैं और इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो स्रोत यकीनन कुछ नेगेटिव साइड या रिस्क्स की तरफ भी इशारा करते होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सबके लिए परफेक्ट हो। मुझे याद है इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ आम प्रॉब्लम्स का जिक्र था, जैसे शुरू में कमजोरी लगना, चक्कर जैसा महसूस होना, सिर दर्द, कुछ लोगों में एसिडिटी बढ़ जाना, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, फास्ट तोड़ने के बाद एकदम से ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना। इन पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत इन संभावित साइड इफेक्ट्स को इग्नोर नहीं करते। शुरू में कमजोरी, थकान या जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, मतलब ध्यान लगाने में मुश्किल होना, ये आम है, खासकर जब कोई पहली बार शुरू करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज यानी कार्ब्स इस्तेमाल करने की आदत होती है। अब जब आप फास्ट करते हैं तो उसे फैट को मेन फ्यूल सोर्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए अडेप्ट करना पड़ता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर यह दिक्कत आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों में ठीक हो जाती है, जैसे जैसे बॉडी एडजस्ट करती है। ओके। और वो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम, कई लोगों को खाली पेट एसिडिटी बढ़ जाती है। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि कुछ लोगों में पेट खाली होने पर भी एसिड बनता रहता है। इससे जलन या एसिडिटी हो सकती है। ऐसे केस में शायद आईएफ का तरीका बदलना पड़े या हो सकता है ये उनके लिए सही न हो। फास्टिंग के दौरान खूब पानी पीना कभी-कभी हेल्प करता है, पर हमेशा नहीं। और वो फास्ट के बाद ज़्यादा खा लेने का खतरा, वो तो मतलब उल्टा असर कर सकता है। हाँ बिल्कुल, इसे बिंज ईटिंग या फिर कंपेंसेटरी ईटिंग भी कहते हैं। स्रोत इस साइकोलॉजिकल पहलू पर ध्यान दिलाते हैं। काफी देर भूखे रहने के बाद कुछ लोगों में टेंडेंसी हो सकती है कि जब खाने का टाइम आए तो वो बहुत ज्यादा या अनहेल्दी खा लें। ये सोचकर के मैंने इतनी देर भूखा रहा, अब तो बनता है। हाँ, या मुझे जल्दी से एनर्जी चाहिए। ये न सिर्फ वजन घटाने के गोल को खराब कर सकता है, बल्कि अचानक डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड डालकर दिक्कत भी पैदा कर सकता है। तो इसके लिए बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है और खाने के विंडो में भी बैलेंस्ड खाना होता है। स्रोत यही इशारा करते हैं। इसके अलावा क्या स्रोत कुछ और रिस्क बताते हैं, शायद कुछ खास ग्रुप्स के लिए? हाँ बिल्कुल, स्रोत चेतावनी देते हैं कि ये सबके लिए सेफ नहीं है। जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का खतरा हो सकता है अगर आप खाने वाले टाइम में जरूरत भर का और पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं। महिलाओं में कुछ केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस या पीरियड साइकिल में गड़बड़ी की भी रिपोर्ट्स आई हैं। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। और हाँ, सोशल लाइफ पर भी असर पड़ सकता है। हमारे यहाँ तो खाने का टाइम अक्सर फैमिली या दोस्तों के साथ जुड़ा होता है। हाँ, ये बात तो है। ये तो काफी सोचने वाली बात है। मतलब फायदे सुनने में अच्छे लगते हैं, पर पोटेंशियल नुकसान और इंडिविजुअल रिएक्शन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अब हम उस बड़े सवाल पर आते हैं जो स्रोत भी उठाते हैं। आखिर ये तरीका किसके लिए सही हो सकता है और किन लोगों को इससे बचना चाहिए? स्रोत क्या गाइडेंस देते हैं इस पर? ये शायद सबसे जरूरी सवाल है, और स्रोत इसका कोई सीधा सपाट जवाब नहीं देते कि ये लोग करें और ये ना करें। ऐसा नहीं है, बल्कि वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये फैसला बहुत पर्सनल होना चाहिए। इसे अपनाने से पहले अपनी हेल्थ कंडीशन और लाइफस्टाइल पर विचार करना बहुत जरूरी है। स्रोत कुछ ग्रुप्स को साफ तौर पर ज्यादा सावधानी बरतने या इससे बचने की सलाह देते हैं। कौन सी ग्रुप्स हैं ये? जैसे प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं, उन्हें लगातार पोषण चाहिए होता है। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग, क्योंकि फास्टिंग से ब्लड शुगर खतरनाक लेवल तक गिर सकता है। ठीक है। जिन लोगों की ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया या बुलिमिया की हिस्ट्री रही हो, उनके लिए ये ट्रिगर बन सकता है। जो लोग पहले से ही अंडरवेट हैं या जिनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और हाँ,
जो लोग कुछ खास दवाएं ले रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवाएं, उन्हें भी बिना डॉक्टर की सलाह के इसे शुरू नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फास्टिंग उन दवाओं के असर को बदल सकती है। तो स्रोतों का सार यही है, अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है या आप श्योर नहीं हैं, तो किसी हेल्थ प्रोफेशनल या डाइटिशियन से सलाह लेना ही बेस्ट है। अनिवार्य है। तो बेसिकली अगर आप एकदम स्वस्थ एडल्ट हैं तो शायद आप ट्राई कर सकते हैं, पर फिर भी अपनी बॉडी को सुनना जरूरी है। और अगर कोई हेल्थ कंडीशन है तो पहले डॉक्टर से बात करें। स्रोत किसी आइडियल कैंडिडेट का जिक्र करते हैं कि किसके लिए ये बेस्ट रहेगा। आइडियल कहना तो मुश्किल है, पर स्रोत ये संकेत देते हैं कि ये उन लोगों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है जो वजन मैनेज करने का कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका ढूंढ रहे हों, जो अपनी खाने की आदतों को लेके थोड़े डिसिप्लिन रह सकते हैं, और जिन्हें वो खास हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है जिनका हमने जिक्र किया। कुछ लोगों को ये अपनी लाइफस्टाइल में फिट लगता है क्योंकि इससे उन्हें दिन में बार बार खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि वो ईटिंग विंडो में कितना हेल्दी खाते हैं और क्या वो इसे लंबे समय तक निभा पाते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे पूरी पिक्चर क्लियर होती है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा जो इन स्रोतों ने हमें बताया। हमने देखा कि इसके संभावित फायदे क्या हो सकते हैं, जैसे वजन मैनेजमेंट में शायद मदद मिले, ब्लड शुगर और इंसुलिन सेंसिटिविटी पर अच्छा असर हो सकता है, पाचन को आराम मिलने की संभावना है, और हार्ट हेल्थ के लिए भी कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। हाँ, और हमने सिक्के का दूसरा पहलू भी देखा। स्रोत हमें संभावित चुनौतियों से भी सावधान करते हैं, जैसे शुरू में कमजोरी या थकान, कुछ लोगों में एसिडिटी बढ़ सकती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी का रिस्क है अगर ध्यान न दें, और वो फास्ट के बाद ज़्यादा खा लेने की साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। और सबसे ज़रूरी बात जो स्रोतों से निकल कर आई वो ये कि आईएफ हर किसी के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये कोई मैजिक पिल नहीं है, बस खाने के टाइम को मैनेज करने का एक तरीका है जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं, और ये पर्सन टू पर्सन बहुत अलग हो सकते हैं। स्रोतों का निचोड़ यही लगता है कि जानकारी रखो, अपने सिचुएशन समझो, और कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लो। एकदम सही कहा। यहाँ मुख्य बात यही है कि ये एक पॉपुलर हेल्थ ट्रेंड है और इन स्रोतों ने हमें इसके अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराया है। जानकारी होना ज़रूरी है ताकि कोई भी अपने लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ना चले। ये जानना कि ये क्यों काम कर सकता है और इसके रिस्क क्या है, दोनों ही ज़रूरी हैं। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोचना चाहें। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब सब कुछ बहुत तेज़ है, लाइफस्टाइल बिजी है, खाने पीने की आदतें बदल रही हैं। ऐसे में फास्टिंग यानी उपवास, जो कि एक बहुत पुरानी परंपरा है, दुनिया भर की संस्कृतियों में, धर्मों में हजारों साल से चली आ रही है, उसे इस नए स्ट्रक्चर्ड और कहें तो थोड़ा साइंटिफिक तरीके से यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में देखना, ये कितना सार्थक है? क्या ये हमारी आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स का कोई पुराना समाधान है, या फिर ये हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री का बस एक और ट्रेंड है जो कुछ टाइम बाद बदल जाएगा? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।